इतिहास के पन्नों में कुछ कालखंड ऐसे होते हैं जो किसी राष्ट्र की आत्मा को परिभाषित करते हैं। भारत के इतिहास में ऐसा ही एक काल था, गुप्त काल। यह वह समय था जब भारत ने ज्ञान, विज्ञान और संस्कृति के शिखर को छुआ। गुप्त काल को भारत की असाधारण उपलब्धियों का काल माना जाता है। यह सिर्फ एक राजवंश का शासन नहीं था, बल्कि एक सभ्यता का उत्कर्ष था। इस युग ने भारत को एक नई पहचान दी। इसी काल में भारत को पूरे विश्व में विश्व गुरु के रूप में जाना गया। दूर दूर से लोग यहाँ ज्ञान और प्रेरणा लेने आते थे। भारत का नाम सम्मान से लिया जाता था। यह श्रेष्ठता केवल एक क्षेत्र तक सीमित नहीं थी। आध्यात्मिकता से लेकर विज्ञान तक, गणित से लेकर खगोल शास्त्र तक, कला से लेकर शिक्षा तक और शक्ति से लेकर समृद्धि तक भारत हर क्षेत्र में अग्रणी था। यह वास्तव में इतिहास का स्वर्णिम अध्याय था। गुप्त काल विज्ञान और गणित के क्षेत्र में एक क्रांति लेकर आया। यह वह समय था जब भारतीय विद्वानों ने ऐसे सिद्धांत प्रतिपादित किए जिन्होंने दुनिया की सोच बदल दी। इस काल में आर्यभट्ट जैसे महान वैज्ञानिक और गणितज्ञों का उदय हुआ। उनके कार्य आज भी हमें विस्मित करते हैं। उन्होंने ज्ञान की नई दिशाएं खोली। आर्यभट्ट का सबसे मौलिक योगदान शून्य, जीरो की खोज था। यह सिर्फ एक अंक नहीं था, बल्कि एक अवधारणा थी जिसने गणित और विज्ञान के विकास की नींव रखी। इसके बिना आधुनिक गणनाएं असंभव थीं। उन्होंने पृथ्वी की प्रकृति के बारे में भी महत्वपूर्ण सिद्धांत दिए। आर्यभट्ट ने बताया कि पृथ्वी गोलाकार है। यह उस समय की प्रचलित मान्यताओं से बिल्कुल अलग था। इतना ही नहीं, उन्होंने यह भी सिद्धांत दिया कि पृथ्वी अपनी धुरी पर घूमती है। यह विचार गैलीलियो से लगभग 1000 वर्ष पूर्व प्रस्तुत किया गया था। यह भारतीय खगोल शास्त्र की गहराई को दर्शाता है। आर्यभट्ट ने पाई का मान भी अत्यंत सटीकता से ज्ञात किया। उन्होंने इसका मान 3/1416 बताया, जो आधुनिक गणनाओं के बहुत करीब है। यह उनकी गणितीय प्रतिभा का प्रमाण है। इसी काल में दशमलव प्रणाली की नींव रखी गई। इस प्रणाली ने गणनाओं को अत्यंत सरल बना दिया और विश्व भर में गणित के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। बीज गणित की नींव भी गुप्त काल में ही पड़ी। भारतीय गणितज्ञों ने अज्ञात राशियों से निपटने के तरीके विकसित किए, जिन्होंने आगे चलकर गणित की कई शाखाओं को जन्म दिया। त्रिकोणमिति की नींव भी इसी युग में रखी गई। कोणों और भुजाओं के संबंधों का अध्ययन शुरू हुआ, जो खगोल शास्त्र और भूगोल जैसे क्षेत्रों के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण साबित हुआ। आर्यभट्ट ने खगोल शास्त्र पर एक महान ग्रंथ आर्यभटियम की रचना की। यह ग्रंथ उस समय के खगोल शास्त्रीय ज्ञान का सार था। आर्यभटियम में ग्रहों की गति की वैज्ञानिक व्याख्या की गई थी। उन्होंने ग्रहों की स्थिति और चाल की गणना के तरीके बताए। इस ग्रंथ में ग्रहणों, चाहे वे चंद्र ग्रहण हो या सूर्य ग्रहण, की भी वैज्ञानिक व्याख्या दी गई थी। उन्होंने बताया कि ग्रहण राहु केतु जैसे काल्पनिक ग्रहों के कारण नहीं, बल्कि खगोलीय घटनाओं के कारण होते हैं। गुप्त काल में शिक्षा का अभूतपूर्व विकास हुआ। इस काल में नालंदा और तक्षशिला जैसे विश्व स्तरीय उच्च शिक्षा केंद्र अस्तित्व में थे। ये ज्ञान के प्रकाश स्तंभ थे। जिस समय यूरोप में शिक्षा का स्तर बहुत कम विकसित था, भारत में ऐसे विशाल विश्वविद्यालय थे जहां हजारों छात्र अध्ययन करते थे। यह भारत की शैक्षिक श्रेष्ठता का प्रतीक था। नालंदा विश्वविद्यालय अपनी विशालता के लिए प्रसिद्ध था। यहाँ 10,000 से अधिक छात्रों के अध्ययन करने की क्षमता थी। यह एक अंतर्राष्ट्रीय शिक्षा केंद्र था। इन विश्वविद्यालयों में केवल भारतीय छात्र ही नहीं पढ़ते थे। चीन, कोरिया, जापान, इंडोनेशिया जैसे दूर देशों से भी छात्र ज्ञान प्राप्त करने आते थे। यह भारत के विश्व गुरु होने का प्रत्यक्ष प्रमाण था। अध्ययन के विषय अत्यंत व्यापक थे। संस्कृत, व्याकरण, खगोल शास्त्र, आयुर्वेद, तर्कशास्त्र, बौद्ध दर्शन, चिकित्सा जैसे अनेक विषयों की शिक्षा दी जाती थी। शिक्षा केवल धार्मिक या दार्शनिक ज्ञान तक सीमित नहीं थी। इसमें विज्ञान और व्यावहारिक जीवन से जुड़े विषयों को भी समान महत्व दिया जाता था। शिक्षा का आधार केवल सिद्धांत नहीं था, यह विज्ञान और व्यावहारिक जीवन का आधार थी, जिसका उद्देश्य छात्रों को जीवन के हर क्षेत्र के लिए तैयार करना था। गुप्त काल को भारतीय कला का स्वर्ण युग माना जाता है।
इस काल में कला के विभिन्न रूपों ने अपनी पराकाष्ठा को छुआ। चित्रकला के क्षेत्र में अजंता एलोरा की गुफाओं की चित्रकला आज भी हमें मंत्रमुग्ध कर देती है। इन चित्रों में जीवंतता और रंगों का अद्भुत प्रयोग देखने को मिलता है। मूर्तिकला में भी गुप्तकालीन कलाकारों ने कमाल दिखाया। मूर्तियों में शरीर की सुंदरता, मुद्रा और भाव भंगिमा का गहरा ज्ञान झलकता है। सारनाथ बुद्ध प्रतिमा इसका उत्कृष्ट उदाहरण है। साहित्य के क्षेत्र में कालिदास जैसे महान कवियों का उदय हुआ। उनकी रचनाएं आज भी विश्व साहित्य की अमूल्य धरोहर हैं। कालिदास की प्रमुख रचनाओं में अभिज्ञान, शाकुंतलम, मेघदूत, कुमार संभव शामिल हैं। ये रचनाएं अपनी भाषा, भाव और कल्पना के लिए अद्वितीय हैं। अन्य कलाओं जैसे संगीत, नृत्य और वास्तुकला का भी इस काल में अद्भुत विकास हुआ। मंदिरों और इमारतों का निर्माण हुआ जो स्थापत्य कला के उत्कृष्ट नमूने हैं। गुप्त साम्राज्य ने भारत को राजनीतिक रूप से मजबूत और एकीकृत किया। एक शक्तिशाली केंद्रीय सत्ता ने देश में स्थिरता लाई। साम्राज्य ने सैन्य शक्ति में भी मजबूती प्रदान की। एक सुसंगठित सेना ने सीमाओं की रक्षा की और साम्राज्य का विस्तार किया। इस काल में सम्राट चंद्रगुप्त, विक्रमादित्य जैसे आदर्श शासक हुए। उनके न्यायपूर्ण शासन और विद्वानों के संरक्षण के लिए उन्हें याद किया जाता है। विक्रम संवत का संबंध भी उनसे जोड़ा जाता है। चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के काल में भारत की प्रसिद्धि चीन से लेकर अरब तक फैली हुई थी। विदेशी यात्री भारत की समृद्धि और सुशासन की प्रशंसा करते थे। समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन कहा जाता है। वे एक महान विजेता थे जिन्होंने अपने साम्राज्य का विस्तार किया। समुद्रगुप्त ने दक्षिण भारत, पूर्वोत्तर और हिमालय के क्षेत्रों में विजय प्राप्त की। उनकी दिग्विजय यात्राओं ने गुप्त साम्राज्य को एक विशाल रूप दिया। गुप्त शासकों ने शासन में संतुलन बनाए रखा। न्याय, शासन, धर्म और संस्कृति सभी क्षेत्रों को समान महत्व दिया गया। इसका परिणाम यह हुआ कि गुप्त काल में शांति और समृद्धि का स्वर्ण काल स्थापित हुआ। लोग सुखी और सुरक्षित थे। गुप्त काल के दौरान भारत पूरे विश्व के लिए प्रेरणा स्रोत बना। ज्ञान, संस्कृति और समृद्धि ने दुनिया को आकर्षित किया। शून्य, गणित, चिकित्सा, धर्म, योग जैसे भारतीय ज्ञान का विश्वव्यापी प्रसार हुआ। यह ज्ञान अरब और फिर यूरोप तक पहुंचा, जिसने वैश्विक विकास में योगदान दिया। इस काल में भारत आए विदेशी यात्रियों के विवरण भारत की महानता की पुष्टि करते हैं। फाहियान जैसे चीनी यात्री ने भारत का विस्तृत वर्णन किया। फाहियान ने अपने यात्रा वृत्तांत में लिखा कि गुप्त काल में लोग नियमों का पालन करते थे। समाज में व्यवस्था और अनुशासन था। उन्होंने यह भी अवलोकन किया कि राजा न्यायप्रिय था, शासन व्यवस्था निष्पक्ष और प्रजा हितैषी थी। फाहियान ने लिखा कि उनके समय में कोई भूखा नहीं सोता था। यह उस काल की समृद्धि और सामाजिक कल्याण का प्रमाण है। गुप्त काल हमें एक महत्वपूर्ण सबक सिखाता है। यह बताता है कि ज्ञान, शक्ति और संस्कृति का मिलन ही किसी राष्ट्र को विश्वगुरु बनाता है। यह काल हमें याद दिलाता है कि भारत का इतिहास कभी पूरी दुनिया के लिए ज्ञान और प्रेरणा की रोशनी था। हमारी जड़ें अत्यंत गहरी और गौरवशाली हैं। गुप्त काल की उपलब्धियां हमें भविष्य के लिए प्रेरित करती हैं। यह संभव है कि भारत एक बार फिर विश्वगुरु बन सकता है। इसके लिए हमें अपनी संस्कृति, अपने ज्ञान और अपने आत्मबल को पहचानना होगा। हमें अपने गौरवशाली अतीत से प्रेरणा लेकर भविष्य का निर्माण करना होगा।